नमस्कार। पिछली क्लास में हमने शीत युद्ध के बारे में कुछ चर्चाएं की थी। इनमें शीत युद्ध की शुरुआत जो कि 1945 से शुरुआत मानी जाती है लगभग, और ये जब तक यूएसएसआर का विघटन नहीं हो गया तब तक शीत युद्ध चलता रहा। अब आगे इसमें हमने दो शक्तियां हैं, यूएसए और इसके सामने यूएसएसआर। अब कल हमने यूएसए के बारे में तो आप ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में तो आज भी यूएसए अस्तित्व में है। यूएसएसआर की हमने कल चर्चा की थी कि ये 15 देशों से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद में 1922 में लेनिन ने इसकी स्थापना की थी, ये हमने कल देख लिया था। ये 1922 में बना था। उसके बाद में शीत युद्ध चला। 15 देशों की हमने चर्चा कर ली थी, कौन कौन से देश इसमें शामिल थे। उसके बाद में आगे हमने यूएसए और यूएसएसआर के जो प्रमुख नेता थे, प्रमुख जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति, इनके बारे में, साथ में उस समय इंडिया में कौन था, इंडिया में प्रधानमंत्री कौन थे, इसके बारे में हमने चर्चाएं कर ली थी। अब आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं? आज की क्लास में हम प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो शीत युद्ध चल रहा था दोनों देशों के बीच में, और दो ग्रुप बना रखे थे, दो समूह है। एक तरफ था साम्यवादी देशों का और दूसरी तरफ था पूंजीवादी देशों का। साम्यवादी देशों में यूएसएसआर नेता था और पूंजीवादी देशों का नेता था यूएसए। ये बातें हो गई हैं। अब प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी घटित होती हैं, इनके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। प्रमुख घटनाओं में शुरुआत करें हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, थोड़ा सा देख लें। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान, जर्मनी और इटली, ये तो दूरी राष्ट्र थे, और एक तरफ मित्र राष्ट्र थे। इनके विरोध में यूएसए था, ब्रिटेन था, और फ्रांस, और इसके सहयोगी देश, इनके सहयोगी देश और इनके सहयोगी देश। इंडिया उस टाइम मित्र राष्ट्रों की तरफ था। वैसे इंडिया पर स्वतंत्र देश नहीं था उस टाइम, इंडिया ब्रिटेन के अधीन था, लेकिन जो यहाँ के प्रमुख नेता थे वो ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का सपोर्ट कर रहे थे। कुछ नेता थे जैसे सुभाष चंद्र बोस जैसे, वो इधर भी जापान और जर्मनी को भी सपोर्ट कर रहे थे। अब जापान और जर्मनी, इन्होंने घुटने टेक दिए थे, लगभग हार स्वीकार कर ली थी। लेकिन यूएसए ने उस टाइम परमाणु बम का परीक्षण कर लिया था। तो परमाणु बम परीक्षण करने के बाद में अब उसको चला के भी देखना था, दुनिया को दिखाना भी था कि मैं एक पावरफुल देश हूं। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, हार स्वीकार करने के बाद में भी जापान को बोल दिया कि अभी आप हारे नहीं हो, हम तय करेंगे कि हारे हैं या नहीं हारे, चेक करेंगे आपको। तो इसके कारण परमाणु परीक्षण करने के बाद में परमाणु बम का वास्तविक उपयोग करके दिखाया 6 अगस्त और 9 अगस्त को। कब 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 की बातें हैं ये। यानी युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग खत्म हो गया था। जर्मनी, इटली, जापान ये हार गए थे, लेकिन परमाणु बम बनाने की वजह से अमेरिका ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए जापान के 2 शहरों 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, इन दोनों शहरों पर बम गिराए गए, परमाणु बम से हमला किया गया।
दोनों शहरों में काफ़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए, काफ़ी संख्या में लोग मरे भी, लेकिन मरने के बाद में जो लोग बच गए उनके ऊपर जो रेडियो एक्टिव है उनका इतना प्रभाव रहा वहाँ की उस यूरेनियम का कि आज तक भी वहाँ असर देखा जा सकता है। कुछ लोग अंधे हो गए, कुछ बहरे हो गए। इस हिसाब से वहाँ की विकिरणों पर आज भी असर है। तो जब ये हमले किए गए तो यूएसएसआर को इस बात का पता नहीं था कि इनको परीक्षण हो गया है। यूएसएसआर से ये बात गोपनीय थी। यूएसएसआर का मतलब रशिया का जो ग्रुप था, यूएसएसआर को ये नहीं बताया गया कि हमने परीक्षण कर लिया है और हम हमला करेंगे। तो यानी मनमुटाव वहीं से शुरू हो गया। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घटनाएं हैं। शीत युद्ध यहीं से शुरू माना जा सकता है। शीत युद्ध शुरू होने की एक कोई निश्चित तारीख नहीं है कि इस तारीख से शुरू होता है, कई यहीं से शुरू मान लेते हैं। कुछ लोग हैं जो 1917 से शुरू मान लेते हैं, क्योंकि जो साम्यवादी क्रांति हुई थी लेनिन के नेतृत्व में, तो वहीं से एक पूंजीवादी हो गए और एक साम्यवादी हो गए, तो शुरुआत वहीं से भी मानते हैं। लेकिन मुख्य शुरुआत यहाँ से मानी जा रही है। पहले इतनी गर्मी ये खींचातान आपस में नहीं थी। 6 अगस्त और 9 अगस्त को ये जो परमाणु हमले किए गए जापान के ऊपर अमेरिका के द्वारा, तो इसमें यूएसएसआर को लगा कि हमें ये बताया भी नहीं गया, क्योंकि ये इनके साथ में ही थे। किनके साथ में? यूएसए यानी अमेरिका के साथ में था यूएसएसआर। उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये मित्र राष्ट्रों में ही थे। यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन है और इन्हीं के साथ में था यूएसएसआर। तो मित्र राष्ट्र होने के बाद में भी बावजूद भी इनको बताया नहीं गया। उसके बाद में मनमुटाव चल ही रहा था। एक बड़ी घटना होती है, कौन सी? पांच मार्च 1946 को शुरुआत यहां से मानी जा रही है। अब इसको ध्यान से देखना। 5 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है चर्चिल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल उस टाइम, इनको अमेरिका के एक स्थान है फुलटन। फुलटन में एक कॉलेज था, वेस्टमिनिस्टर कॉलेज। कौन सा कॉलेज? वेस्टमिनिस्टर कॉलेज। कौन सा कॉलेज है? वेस्टमिनिस्टर कॉलेज में ये भाषण दे रहे थे अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर। यह फुलटन स्थान है यूएसए का। वहां पर एक कॉलेज है वेस्टमिनिस्टर कॉलेज, उसमें भाषण दे रहे थे और इस भाषण को बोलते हैं चर्चिल का फुलटन भाषण। और यहीं से इस शीत युद्ध की शुरुआत मानी जा रही है। सबसे ज़्यादा मुख्य घटना इसको मानते हैं कि सामने आकर पहली बार इन्हें चर्चिल ने विरोध किया यूएसएसआर का। तो क्या भाषण में इसने बताया कि जो यूरोप है, यूरोप के ऊपर एक आयरन कर्टेन छाया हुआ है। आयरन कर्टेन, आयरन कर्टेन का मतलब हो गया लोहे का पर्दा। लोहे का पर्दा छा रहा है जिसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लोहे का पर्दा कौन सा है? यूएसएसआर, जो कि साम्यवाद है, साम्यवादी देश है। साम्यवाद के अंदर विचार अभिव्यक्ति इनकी स्वतंत्रताएं नहीं होती हैं। वहां पर सरकार के द्वारा ही अखबारों का प्रकाशन किया जाता है और सरकार ही तय करती है कि क्या प्रकाशित करना और क्या प्रकाशित नहीं करना है, यानी अंदर से सूचनाएं बाहर नहीं आती है। इनमें बताया कि आयरन कर्टेन छाया हुआ है, इसके लिए ईसाई धर्म भी खतरे में है। ईसाई धर्म की रक्षा भी करनी है। ईसाई धर्म की रक्षा किस प्रकार से करनी है? क्योंकि ये साम्यवादी होते हैं, वो किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं। मार्क्सवाद धर्म को स्वीकार, धर्म को एक अफीम मानते हैं ये, यानी किसी भी धर्म को मानने वाले नहीं होते हैं साम्यवादी। तो ईसाई धर्म को आयरन कर्टेन छाया हुआ है। इनके फुलटन भाषण में ये बताया कि आयरन कर्टेन छा रहा है यूरोप के ऊपर और ईसाई धर्म की अपन को रक्षा करनी है। इसके लिए यूएसए यानी अमेरिका और ब्रिटेन को एक साथ में आना पड़ेगा। इस समस्या के सामना करने के लिए यूएसए यानी अमेरिका और ब्रिटेन को साथ आना पड़ेगा। इसके भाषण के बाद में ये जो आपस का विवाद था ये खुलकर सामने आ गया। कौन सा विवाद?
इनका जो वैचारिक विवाद है, साम्यवाद का और पूंजीवाद का। यानी साम्यवाद, ये शीत युद्ध की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है, चर्चिल के फुलटन भाषण से। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फुलटन भाषण कब दिया गया, 5 मार्च 1946 को। ये तारीख आपको याद होनी चाहिए। ये मुख्य घटनाओं में शामिल है। अगली घटना देखते हैं। अब ये शीत युद्ध लगभग शुरू हो गया है, तो 2 ग्रुप बन गए, एक साम्यवादी देश समूह बन गया और एक पूंजीवादी देशों का समूह बन गया। अब क्या करें, एक दूसरे, ये जो बाकी देश बच गए जो किसी भी समूह में नहीं है, पूंजीवादी देश सोच रहे थे कि ये साम्यवादी खेमे में न चले जाएं, तो इनकी सहायता की जाए, और साम्यवादी देश ये सोच रहे थे कि ये पूंजीवादी खेमे में न चला जाए, तो इनके लिए, इनकी सहायता के लिए अमेरिका के 2 प्लान बनाए हुए हैं। एक पहला है ट्रूमैन प्लान, जो कि 12 मार्च 1947 को शुरू किया गया है, जिसको बोलते हैं ट्रूमैन प्लान, ट्रूमैन सिद्धांत। यह घटनाओं में ही शामिल है। 12 मार्च 1947 को ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बाद में ट्रूमैन राष्ट्रपति बने थे वहां पर, आइजनहोवर से पहले। तो ट्रूमैन ने क्या सिद्धांत दिया कि जो भी इनके पड़ोसी देश हैं, यानी जो यूएसएसआर बना हुआ, इसके पड़ोसी देश हैं 2-3 जो कि गरीब थे उस टाइम, यूनान है, तुर्की है और ईरान। इन 3 देशों की आर्थिक सहायता की गई इस प्लान के तहत कि ये तीनों देश इनके सीमा पर है, यूएसएसआर के जस्ट बॉर्डर पर है, और कहीं ये साम्यवादी खेमे में न चले जाएं। इसके लिए इस प्लान के तहत इन देशों की सहायता की गई, जिसको बोला जाता है ट्रूमैन सिद्धांत। यानी इनके जो बॉर्डर पे देश हैं उनकी हेल्प करना, उनके विकास के लिए इनकी आर्थिक सहायता करना, ये है इसमें ट्रूमैन प्लान। उसके बाद में अगला है 1947 से 52 तक चला था, जिसको बोलते हैं मार्शल प्लान। क्या बोलते हैं? मार्शल प्लान। ये मार्शल प्लान क्या है? मार्शल, ट्रूमैन उस टाइम राष्ट्रपति थे, ट्रूमैन के विदेश सचिव। मार्शल थे ट्रूमैन के विदेश सचिव। विदेश सचिव अमेरिका में सचिव बोला जाता है, इंडिया में मंत्री बोलते हैं। विदेश मंत्री टाइप का व्यक्ति होता है, उसको विदेश सचिव बोलते हैं। तो ट्रूमैन का विदेश सचिव था मार्शल। और मार्शल ने देखा कि जो यूरोप 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। पूर्वी यूरोप था वो साम्यवादी खेमे में था, और पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो पूंजीवादी खेमे में शामिल थे। तो जो पश्चिमी यूरोप के देश थे वो कहीं पूर्वी यूरोप की साइड में, यानी साम्यवादी खेमे में न चले जाएं, इनके लिए उनकी आर्थिक सहायता करना जरूरी था। ये जो ट्रूमैन प्लान है ये तो यूनान और तुर्की के लिए और ईरान, इन्हीं देशों की सहायता के लिए बनाया गया था। और ये पश्चिमी यूरोप के लिए, पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनकी आर्थिक सहायता के लिए ये मार्शल प्लान लाया गया। और इस मार्शल प्लान को डॉलर प्लान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉलर प्लान भी बोलते हैं, यानी डॉलर से सहायता की गई, डॉलर प्लान। अमेरिका की डॉलर दी गई इनको, इनका विकास करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस टाइम में जो देश जीत गए, यूके है, यूएस है, फ्रांस है, ये जीतने में जीत तो गए, लेकिन इनकी आर्थिक दशा बहुत ही खराब हो गई थी। यूएसए की इतनी स्थिति खराब नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये जो युद्ध लड़ा गया यूरोप की धरती पर लड़ा गया था। तो अमेरिका तो दूसरे महाद्वीप के ऊपर है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर है, तो वो तो वहाँ से आता बम बरसा के वापस चले जाते। वहाँ जो विध्वंस हो रहा था वो यूरोप में हो रहा था। यूरोप और एशिया में विध्वंस किया जा रहा था। एशिया यानी जापान, एशिया में। तो अमेरिका एकदम से वहाँ से आते लट बजा के चले जाते वापस, यानी खुद के एरिया में जो विध्वंस नहीं हुआ। यूरोप बुरी तरह बर्बाद हो गया, जीत जाने के बावजूद भी ये बर्बाद हो गया था। इसलिए इनकी आर्थिक सहायता के लिए मार्शल प्लान शुरू किया गया, और काफ़ी इसमें यहाँ पर अमेरिका के द्वारा डॉलर इन्वेस्ट किए गए। तो ये है यहाँ पर मार्शल प्लान, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च 1947 को ट्रूमैन प्लान है, ट्रूमैन सिद्धांत है,
और 23 मार्च 1947 से 52 तक मार्शल प्लान है। ये आपको दोनों याद हो जाने चाहिए। आगे शुरू करते हैं। 1948 47 की बातें हो गई। 1948-49 में यूएसएसआर के द्वारा बर्लिन की घेराबंदी कर ली गई। देखो क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गए जर्मनी, तो जर्मनी के 4 टुकड़े कर दिए गए। कितने टुकड़े कर दिए गए? 4 टुकड़े कर दिए और चारों ने बांट लिए। 4 कौन कौन थे? एक यूएस यानी अमेरिका था, एक ब्रिटेन था, एक फ्रांस था और एक यूएसएसआर। इन चारों ने इस जर्मनी के टुकड़े कर लिए। यह जर्मनी बड़ा खतरनाक देश था उस टाइम। हिटलर के नेतृत्व में बहुत ही विध्वंस मचाया था। इस वजह से इसका 4 टुकड़े कर लिए और चारों ने आपस में बांट लिए थे। हुआ क्या कि इन 3 देशों ने, इनके पास में जो जर्मनी थी उसके लिए एक मुद्रा और कुछ एक ही सरकार बनाने का निर्णय कर लिया इन्होंने। तो यूएसएसआर अकेला रह गया। यूएसएसआर ने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो इनके पास में जो जर्मनी था वो जर्मनी का पश्चिमी भाग था। कौन सा भाग था? जर्मनी का पश्चिमी भाग था। और यूएसएसआर के पास में जर्मनी का पूर्वी भाग था। यूएसएसआर के पास में जर्मनी का पूर्वी भाग, यानी जर्मनी के टुकड़े कर लिए, ये पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग। जैसे ये जर्मनी है मान लीजिए, तो ये हो गया पूर्वी और ये हो गया पश्चिमी। इनके पास में ये पश्चिमी भाग था और इनके पास में पूर्वी भाग था। तो यूएसएसआर ने क्या किया कि बर्लिन की घेराबंदी कर ली, पूरे बर्लिन को घेर लिया चारों ओर से और अंदर किसी को आने नहीं दिया। इनके द्वारा वहाँ के नागरिकों को खाने पीने के पैकेट उपलब्ध करवाए गए। जो भी सामग्री उपलब्ध करवाई वो भी यूएसएसआर उठा के ले गया। यानी यूएसएसआर ने बर्लिन के पूरी तरह से घेर लिया था। यह घटना 1948 और 49 की। अब जब बर्लिन में घेराबंदी कर ली गई यूएसएसआर के द्वारा, तब इन देशों ने सोचा, कौन से देश? जो बाकी के देश हैं, यूएसए है, ब्रिटेन है, इन्होंने सोचा कि इस प्रकार से ये बर्लिन कभी भी किसी भी देश पर, यूएसएसआर कभी भी किसी भी देश पर हमला कर सकता है। एक देश कोई सा भी हो चाहे उसके, ये क्योंकि पावरफुल कंट्री है तो किसी भी देश पर हमला करके उसको अपने अंदर मिला सकता है। इस कारण से क्या किया, इन्होंने एक संगठन का निर्माण किया। जो पूंजीवादी देश हैं, इन्होंने एक संगठन का निर्माण किया गया। 2 अप्रैल 1949 को एक संगठन का निर्माण किया, नाटो। ये इसके नाटो की एक अलग से पूरी वीडियो बनाई जाएगी, वो भी आप आगे देख सकते हैं। पहले नाटो का थोड़ा सा परिचय आपको बता दूं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, यानी अमेरिका है, कनाडा है और जो पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, यूके है यानी ब्रिटेन है, फ्रांस है और इसके आसपास के जो देश हैं, इन्होंने मिलकर एक समूह बना लिया और उस समूह को बोलते हैं नाटो। ये एक रक्षा संगठन है, क्षेत्रीय रक्षा संगठन, इसको रक्षा संगठन बोला जाता है। यानी इन सब देशों ने मिलकर एक संगठन बना लिया और इनका जो सिद्धांत बनाया, ये बनाया कि एक पर हमला, एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। यानी यूएसएसआर यदि किसी एक देश पे हमला करेगा, नाटो के जो मेंबर हैं उनमें से, तो वो हमला सभी देशों पर माना जाएगा और सब देश मिलकर उस यूएसएसआर का विरोध किया जाएगा और उसका समाधान निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से 2 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन किया गया, यानी कि यूएसएसआर का सामने एक शक्तिशाली समूह का गठन किया गया। वर्तमान में इसमें 31 देश हैं। कितने देश हैं? 31 देश हैं। वर्तमान में इसके 31 देश सदस्य हैं। इसके आगे पूरी डिटेल एक पूरा वीडियो बनेगा, इसके लिए और देख लेंगे बाद में।
फिनलैंड इसका नया ही सदस्य बना है, नया सदस्य इसका फिनलैंड है। नाटो का गठन 2 अप्रैल 1949 को कर लिया गया है। अब ये एक बड़ा समूह बन गया है, रक्षा संगठन है ये वैसे। अगला 1950 की बात करें, ये सीरियल वाइज घटनाएं घटती जा रही हैं। दोनों देशों का जो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो आपस में खींचातान यानी दो सांडों की लड़ाई के बीच में कुछ कुल्डियों का उठा भी नहीं उठ रहा है, इनकी घटनाओं का हम बात कर रहे हैं। 1950 में क्या होता है, 2 देश हैं, एक है उत्तरी कोरिया और एक है दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया? दक्षिणी कोरिया पर। उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। कब किया गया? 1950 में। और 1950 से ये 1953 तक चला। 1950 से 1953 तक। इसको कोरिया संकट भी बोलते हैं। उत्तरी कोरिया है वो एक साम्यवादी देश है जिसने दक्षिण कोरिया यानी पूंजीवादी देश पर हमला कर दिया। इसके लिए उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी देश घोषित किया गया। उत्तरी कोरिया को कौन सा देश घोषित किया? आक्रमणकारी। आक्रमणकारी का मतलब हो गया जिस देश ने लड़ाई शुरू की है। उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी देश घोषित कर दिया गया। और जो देश आक्रमणकारी होता है उसके खिलाफ यूएनओ कार्यवाही करता है। यूएनओ का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। अब 1953 में ये 50 में जब आक्रमण कर दिया तो उस टाइम आक्रमणकारी देश घोषित करते समय यदि ये जो स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, यूएसए है, चाइना है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और उस टाइम यूएसएसआर था, अब जो कि रूस है, वर्तमान में रूस है। तो ये जो मेंबर थे इनमें से यदि कोई एक देश वीटो कर देता है तो उस आक्रमणकारी देश घोषित करना संभव नहीं था। तो उस समय यूएसएसआर यूएनओ की सदस्य ये बैठकों में भाग नहीं लेते थे। इस वजह से उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी देश घोषित कर दिया और यूएनओ ने वहां पर कार्यवाही की। यूएनओ की सेना ने वहां पर कार्यवाही की थी। यह है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया का विवाद, कोरियाई संकट जिसको बोला जाता है। उसके बाद में उन्नीस सौ 54 दायेन बियन फू का मोर्चा। दायेन बियन फू ध्यान देना भाई, ये भी मोस्ट है। दायेन बियन फू का मोर्चा क्या है? वियतनाम देश जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है, इस देश के ऊपर फ्रांस का कब्जा था। जिस प्रकार से इंडिया पर ब्रिटेन शासन करता था वैसे ही फ्रांस इस वियतनाम पर शासन करता था। तो 1954 में वहाँ के राजा ये व्यक्तियों के द्वारा फ्रांस को हरा दिया गया। दायेन बियन फू का मोर्चा जिसको बोलते हैं, वो यहाँ युद्ध स्थल का नाम है। वहाँ पर फ्रांस को हरा दिया गया, फ्रांस को वहाँ से निकाल दिया बाहर। अब इसको बोलते हैं दायेन बियन फू का मोर्चा। फ्रांस वहाँ से हार के भागना पड़ा वियतनाम में। वहाँ अब कोई नहीं, दूसरा देश नहीं बचा। इसके लिए अमेरिका ने सोचा कि क्यों न मैं इस पे ऊपर हस्तक्षेप कर लूं। तो 1954 से लेकर 75 तक यानी लगभग 20 साल तक वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप रहा। 1954 में वियतनाम ने फ्रांसीसियों को हरा के भगा दिया वहां से। इस खाली जगह को भरने के लिए यानी अमेरिका ने सोचा कि कहीं चीन और यूएसएसआर
यहाँ पर नहीं आ जाएं, क्योंकि 1949 में चीन में भी साम्यवादी क्रांति हो गई थी। इसके कारण अमेरिका को लगा कि कहीं वियतनाम भी ये साम्यवादी देश नहीं बन जाए, इसके लिए वहाँ आकर अपनी सेना छोड़ दी। तो वहाँ 20 साल में अमेरिका के जो सैनिक थे उनकी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ अमेरिका के सैनिक मारे गए, क्योंकि वियतनामी जो लोग थे वो आमने सामने का युद्ध नहीं करते, गुरिल्ला युद्ध करते। अमेरिकी जिधर भी अमेरिकी सैनिक जाते वहाँ रास्ते में कहीं खाई खो देते, कहीं पर कोई और हथियार लगा के यानी मोर्चा लगा कर अमेरिका के काफ़ी सैनिकों को मार दिया गया वहाँ पर। लास्ट में 1975 को अमेरिका जैसा बड़ा शक्तिशाली देश से वियतनाम को छोड़कर भागना पड़ा वहाँ से। ऐसी स्थिति हो गई थी 1975 में। तो इसको बोलते हैं अमेरिका के जो जनता थी और वहाँ के सेना थी, उनके दिमाग में भी ये घुस गया था कि ये रात को सपने में भी ये उछल उछल के पड़ते थे कहीं वियतनामी ना जाए। यानी वियतनाम के लोग सेना का इतना डर बैठ गया था इनकी अमेरिका की सेना और जनता में, तो उसको बोलते हैं वियतनाम सिंड्रोम। यानी शक्तिशाली होने के बावजूद भी छोटे से समूह से डरना, इसको वियतनाम सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ के ये वियतनाम के अंदर का अमेरिका का हस्तक्षेप रहा कितने दिन, 54 से लेकर 75 तक। अब जो उत्तर पूर्वी देश थे, सॉरी दक्षिण पूर्वी देश एशिया के, उन देशों में 1954 में ये यूएसएसआर का और साम्यवादी देशों का विस्तार न हो, इसके लिए एक संगठन का गठन किया गया, सैनिक संगठन का गठन किया गया, जिसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीएटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दक्षिण पूर्वी जो देश हैं उनका एक संगठन बनाया गया वहां पर, उनमें 8 देशों को शामिल किया गया। 8 देश कौन कौन से थे? एक इसमें था फिलीपींस, एक था थाईलैंड। ये सैनिक संगठन है भाई, तो इनको याद कर लेना, कई बार एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन बहुत बार आता है। फिलीपींस है, थाईलैंड है, उसके अलावा ब्रिटेन भी इसका सदस्य था, फ्रांस को भी इसका सदस्य बनाया गया, अमेरिका खुद इसका सदस्य था, और कौन था? ऑस्ट्रेलिया था, और न्यूजीलैंड था। कितने हो गए? 5, 6, 7। एक पाकिस्तान था शायद इसमें। इस प्रकार से कुल मिलाकर इसमें 8 देश थे। ये 8 देशों का एक समूह था जिसको सीएटो बोला जाता है। इसी से अगले साल 1955 में क्या किया गया? इससे पहले एक संगठन और बता दूं, 1951 में भी अंजुस, ANJUS, ये एक संगठन बनाया गया। ये भी सैनिक संगठन है। कहीं इसमें ये जो यूएसएसआर के जो साम्यवादी खेमे में न जाएं ये देश, इनको रोकने के लिए बनाए गए थे। अंजुस में यूएसए है यानी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, और न्यूजीलैंड है। ये 3 देश हैं। ये 1951 में बनाया गया था। उसके बाद में सीएटो का गठन किया गया 1954 में। उसके अगला संगठन बनाया गया 1955 में। इसको बोलते हैं सेंटो, CENTO, सेंट्रल ईस्ट नेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मध्य पूर्व के देशों का ये संगठन है। इसको मिटो भी बोलते हैं, मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसको बगदाद पैक्ट भी बोलते हैं, बगदाद पैक्ट, क्योंकि इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो बगदाद में ही बनाया गया था। इसके अंदर भी 5 देशों को शामिल किया गया। 5 देश कौन से थे? एक तो इराक था, एक ईरान था, इराक है, ईरान है, एक तुर्की, एक पाकिस्तान, और एक इसमें ब्रिटेन था।
यूएसए इसमें शामिल नहीं था। यानी ये 5 देशों का एक समूह था जिसको सेंटो या मिटो बोलते हैं, बगदाद पैक्ट भी इसको बोला जाता है। 5 देशों का एक समूह था, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, लगभग 79 में जाके ये ख़त्म हो गया था। इराक, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान और ब्रिटेन, इनके देशों का एक समूह बना दिया कि ये देश कहीं साम्यवादी खेमे में नहीं चले जाएं। ये जो समूह बनाए गए हैं 1951, 54, 55, ये जो तीनों ही संगठन बनाए गए हैं, इससे पहले जो नाटो का गठन किया गया था 1949 में, इन सब को ये अमेरिका प्रायोजित संगठन है यूएसएसआर के खेमे में जाने से रोकने के लिए। ये 1955 हो गया। अब ये सारे संगठन बनने के बाद में एक संगठन बनाया है यूएसएसआर ने। अब ये सारे 3-4 संगठन बनने के बाद में ये मई 1955 में बनाया है, जिसको बोलते हैं वारसा पैक्ट, वारसा संगठन। वारसा है हंगरी की राजधानी, वारसा पैक्ट बोलते हैं। वारसा नामक एक संगठन बनाया गया है, ये यूएसएसआर के नेतृत्व में बना है, जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? यूएसएसआर है, हंगरी है, पोलैंड की राजधानी है ये वारसा, पोलैंड है, वारसा पोलैंड की राजधानी है, हंगरी है, पोलैंड है, बल्गारिया है, रोमानिया है, और कौन सा था? पोलैंड है, हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, एक चेकोस्लोवाकिया, और एक पूर्वी जर्मनी। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 देशों का एक समूह है। इसमें भी वही नियम अपनाया गया 8 देशों में। जो नाटो का विरोधी संगठन है, ये नाटो में जो नियम बनाए गए वो इस वारसा में नियम बनाए गए कि यानी कोई भी देश एक देश पे हमला होगा वो सभी देशों पर हमला माना जाएगा। इस प्रकार से ये वारसा का गठन किया गया। ये कुछ सैनिक संगठन बनाए गए थे उस टाइम के। उसके बाद में 1956, इसमें 2 घटनाएं होती हैं मुख्य रूप से। ये हम घटनाएं देख रहे हैं कौन कौन सी टाइम टू टाइम घटनाएं इस शीतकाल, ये शीत युद्ध में हो रही हैं, इनके बारे में देख रहे हैं। 1956 में एक तो यूएसएसआर के द्वारा अपने ही सहयोगी देश हंगरी पर आक्रमण किया जाता है, हंगरी के अंदर हस्तक्षेप किया जाता है। हंगरी के जो नेता थे वो इनकी बातों में कम आ रहे थे, इस वजह से वहाँ की सरकार, साम्यवादी सरकार होने के बावजूद भी यूएसएसआर ने हस्तक्षेप किया। एक है मिस्र की जो स्वेज नहर है, मिस्र की जो स्वेज नहर है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली, स्वेज नहर संकट आया। क्या संकट था ये? स्वेज नहर अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन अब लगभग देश ये आज़ाद हो गए। 1956 की बातें हैं। तो यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष थे मिस्र के, उन्होंने क्या किया कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी ये नहर है वो मिस्र की है, अब दूसरे देशों की नहीं है। यदि किसी को इधर यहाँ से जाना होगा तो मिस्र से पूछ के जाना होगा। तो इस वजह से ब्रिटेन ने कहा कि ये तो हमने बनाई है, क्योंकि ये अंग्रेजों के द्वारा ही बनाई गई थी। अंग्रेज इसको काम में लेते थे, मिस्र वाले तो किस काम में लेते थे? कोई नाने की चीज़ तो थी नहीं उसके अंदर जो आगे। तो इसके मिस्र के ऊपर अटैक कर दिया किसने? ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल, इन देशों ने मिलकर मिस्र पर हमला कर दिया 1956 में। तो हमला करने की वजह से अब इन्होंने हमला किया तो अमेरिका से पूछ के नहीं किया, अपने आप ही ये चौधरी बन गए थे। इस वजह से अमेरिका ने इसका, इन लोगों का सहयोग नहीं किया और मिस्र का सहयोग किया है यूएसएसआर ने। अब मिस्र ने यूएसएसआर के साथ में संधि, ये समझौता होने की वजह से यूएसएसआर ने मिस्र का सहयोग किया, तो ये देशों को इनको अपना वहाँ से बोरिया बिस्तर हटाने पड़े। यानी मिस्र उसमें जीत गया और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मान्य कर दिया गया।
इस प्रकार से यह है सुएज नहर का संकट। आगे कौन सा है भाई, बताओ देखें। 1958, अमेरिका का एक छोटा सा देश, पड़ोसी देश है क्यूबा। हुआ क्या कि क्यूबा के अंदर वहां एक प्रसिद्ध नेता थे जिनका नाम था फिदेल कास्त्रो। क्या नाम था? फिदेल कास्त्रो। इस फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। क्यूबा का राष्ट्रपति बन गया फिदेल कास्त्रो, और ये एक साम्यवादी खेमे का था, ये साम्यवादी नेता था। तो अमेरिका का पड़ोसी देश क्यूबा है, उसके अंदर फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा पर अपना अधिकार कर लिया, यानी क्यूबा का राष्ट्रपति बन गया वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति को हटाकर। अब इसका विरोध करने के लिए, यानी इसको वापस हटाने के लिए, क्योंकि ये सरकार बन गई फिदेल कास्त्रो की और साम्यवादी सरकार बन गई, तो अमेरिका के दर सीमा पर ही साम्यवादी देश आ गया, क्योंकि पहले उस एरिया में कोई साम्यवादी देश नहीं था। अब क्यूबा साम्यवादी देश बनने की वजह से 1961 में 1961 में क्या किया कि जो ये क्यूबा के विद्रोही लोग थे, विरोधी लोग इस सरकार के, उनको हथियार उपलब्ध कराने की कोशिश की अमेरिका ने। ये जो वहाँ की खाड़ी है, बे ऑफ पिक्स बोलते हैं जिसको, यानी सोल्डो की खाड़ी है, वहाँ पर कोई व्यापार होता होगा ऐसा, इस वजह से इसका नाम है। तो 1961 में बे ऑफ पिक्स का संकट है, बे ऑफ पिक्स का संकट कब आया? 1961 में। बे ऑफ पिक्स का संकट क्या है कि जो फिदेल कास्त्रो की सरकार को हटाने के लिए वहां के जो विद्रोही थे उनको अमेरिका के द्वारा हथियार उपलब्ध करवाने की कोशिश की गई, लेकिन फिदेल कास्त्रो को इस बात का पता चल गया और वो सहायता उनको द्वारा नहीं करने दी गई। तो यह है बे ऑफ पिक्स का संकट। उसके बाद में हुआ क्या, उसी टाइम की यह घटना हो रहा है 1961 की ही, कि बर्लिन की दीवार का निर्माण किया गया। बर्लिन के अंदर बीच में दीवार बना दी गई, पूर्वी और पश्चिमी के बीच में बर्लिन की दीवार का निर्माण, बर्लिन की दीवार का निर्माण कर दिया गया। कब? 1961 में। अब देखो ये संकट चल रहा है फिदेल कास्त्रो वाला। 1958 में क्यूबा पर उन्होंने अधिकार कर लिया। उसके बाद में अगला होता है बे ऑफ पिक्स का संकट, यानी अमेरिका के द्वारा वहाँ के विद्रोहियों को हथियार उपलब्ध करवाने की कोशिश की गई, लेकिन अब इनको पता चल गया जब फिदेल कास्त्रो को, तो उन्होंने क्या किया कि यूएसएसआर पे संपर्क किया। यूएसएसआर में उस टाइम ये राष्ट्रपति कौन थे? क्रुश्चेव। कब की बात है ये? 1961 की बात है। तो क्रुश्चेव वहाँ के राष्ट्रपति ने, वो 1953 से लेकर 64 तक रहे हैं। तो जब क्रुश्चेव को बताया इस बात के बारे में कि ये मैं एक साम्यवादी देश होने के बावजूद मेरे को ये अमेरिका परेशान कर रहा है और आपके ग्रुप का हूँ, तो कहा चलो भाई अभी आपका समाधान करते हैं। तो क्या किया कि क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और मुंह कर दिया अमेरिका की तरफ। अब इस बात का पता जब अमेरिका को चला कि हमारे ऊपर मिसाइलें तैनात कर दी हैं क्यूबा में। अब पहले रसिया, ये यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में काफ़ी दूरी थी, वहाँ से मिसाइल इतनी तकनीकी नहीं थी कि अमेरिका के ऊपर कोई मिसाइलें पहुँच जाएं। लेकिन यूएसएसआर भी यही चाहता था कि कोई उसका पड़ोसी मिल जाए जो वहाँ मिसाइल तैनात कर दें, यानी सैनिक अड्डा बना सकें। तो अब क्यूबा मिल ही गया, यानी फिदेल कास्त्रो वहाँ मिल ही गया। तो क्रुश्चेव ने वहाँ पर सैनिक अड्डा बना दिया और परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अब जब आगे 1962 को, कब? 1962 को अमेरिका को जब पता चला इस बारे में कि यहाँ पर परमाणु बम फिट कर दिए गए हैं अपने ऊपर, कभी भी छोड़े जा सकते हैं, तो क्रुश्चेव से संपर्क किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। तो उन्होंने क्या किया, क्यूबा को घेर लिया चारों ओर से। अपने जो लड़ाकू जहाज थे उनकी सहायता से क्यूबा को घेर लिया, और जब यूएसएसआर के जहाज आए तो उनको वहाँ पर अंदर नहीं जाने दिया। तो अब उस टाइम एक ऐसा माहौल बन गया कि दोनों आमने सामने आ गए, यानी एक तरफ यूएसएसआर के जहाज हैं, लड़ाकू जहाज हैं, और एक तरफ
यूएसए के लड़ाकू जहाज हैं, यानी दोनों देशों के जहाज आमने सामने आ गए और दोनों के पास में क्या है, परमाणु हथियार है। यानी दोनों के लड़ाकू जहाज हैं, वो कोई ऐसे चीनी की बोरी तो वहाँ भर नहीं रखी है उन्होंने, परमाणु बम ही लगा रखे हैं उनके ऊपर। तो उस समय उसको बोलते हैं क्यूबा का संकट। क्या बोलते हैं? क्यूबा का संकट। और आज तक का जो ये युद्ध चला रहा था, शीत युद्ध, उसमें सबसे बड़ी समस्या यहां खड़ी हो गई थी क्यूबा के संकट में। यानी दोनों देशों के बीच में अब वास्तविक युद्ध होने की तैयारी हो गई थी, युद्ध होने के कगार पर पहुंच गया था। तो अब यह तय है कि एक देश को पीछे खिसकना पड़ेगा, या तो अमेरिका किसके या फिर यूएसएसआर किसके। तो यूएसएसआर ऐसी स्थिति में अपने वहां से सैनिक अड्डा हटाने की हाँ कर दिए। यानी अमेरिका इस शर्त को मानने के लिए सफल हो गया कि आपको यहां से ये मिसाइलें हटानी पड़ेगी, और क्रुश्चेव वहां से मान गए। उस टाइम क्यूबा संकट में यूएसएसआर के राष्ट्रपति कौन थे? क्रुश्चेव। कौन थे? क्रुश्चेव। और यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? केनेडी। तो केनेडी ने क्रुश्चेव से बात की कि आपको यहां से हटाना ही पड़ेगा, वरना तो ये काम बैठेगा ही नहीं अपना। तो क्रुश्चेव ने हाँ कर दी कि भाई ठीक, हम हटा लेंगे। तो केनेडी ने इस कार्य को एक महान नेता का निर्णय बताया कि क्रुश्चेव है, ये एक महान नेता है जिसने महान निर्णय लिया है। और निर्णय था भी महान क्योंकि उस समय ये वास्तविक युद्ध हो सकता था। तो इस प्रकार से ये जो शीत युद्ध था उसका चरम बिंदु माना जाता है, यानी पीक पर था। ये सबसे भयंकर स्थिति थी कि अब दोनों देश आपस में वास्तविक युद्ध तक पहुंच गए। तो यहाँ इसको पीक माना जाता है, यानी उच्चतम स्तर माना जाता है शीत युद्ध का। शीत युद्ध का उच्चतम स्तर कौन सा है? 1962 का क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा का मिसाइल संकट, इसको पूरा डिटेल से लिख दूं मैं। यानी उच्चतम स्तर कौन सा था? क्यूबा का मिसाइल संकट। मिसाइल संकट, ये लो साहब, यहां तक हो गया क्यूबा का मिसाइल संकट। इसके बाद में जो शीत युद्ध है उसमें थोड़ी कमी आई। शीत युद्ध में कुछ कमी आई। यानी शीत युद्ध जो क्यूबा का संकट था उस टाइम में, एक तो हम बातें करते हैं कि लड़ाई कर लेंगे लड़ाई कर लेंगे, लेकिन जब ये नौबत आ जाती है लड़ाई करने की कगार पर पहुंच जाते हैं, तब दोनों में, लड़ने वालों में डर बैठता है कि वास्तविक लड़ाई का डर क्या होता है। तो यानी जो क्यूबा का संकट था उस टाइम दोनों देशों ने देख लिया कि वास्तव में लड़ाई करने पर क्या होता है। लड़ाई की तो नहीं, लेकिन वो डर अंदर बैठ गया उनके। तो उसके बाद में इन्होंने तय कर लिया कि अब ये ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी है, अपन को शांतिपूर्वक ही रहना है। तो 1962 के बाद में जो समय था उसको देतांत का समय बोलते हैं। देतांत का मतलब होता है कुछ शिथिलता आना, जो तनाव होता है उसमें कुछ कमी आना देतांत कहलाता है। तो देतांत का समय है 1962 क्यूबा संकट से लेकर 1979 तक, जब तक यूएसएसआर इस अफगानिस्तान में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तब तक का समय है, उसको देतांत बोलते हैं। तो ये है 1962 से लेकर 1979 तक का समय। इसमें किसी भी दो देशों के बीच में या ज़्यादा आपस में कोई खींचातान नहीं होती है। ऐसे समय में कुछ संधियां होती हैं हथियारों को लेकर, हथियार कम करना या हथियारों का उत्पादन कम करना, इस प्रकार की 5-4 संधियां कर रखी हैं। उन संधियों की हम चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन सी संधियां होती हैं? संधियों की बात करें तो सबसे पहले 1963 में होती है एक संधि जिसको बोलते हैं पीटीबीटी, या इसको एलटीबीटी भी बोलते हैं, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी या लिमिटेशन टेस्ट बैन ट्रीटी। यानी जो परमाणु बमों का परीक्षण किया जा रहा है उसके ऊपर बैन लगाया जाए, यानी उसके ऊपर नियंत्रण किया जाए। कब हो रही है ये? 1963 की बात है। देखो आगे। तो इसमें ये तय किया गया कि कोई भी व्यक्ति अंतरिक्ष में, कोई भी देश परीक्षण नहीं करेगा। कहाँ कहाँ नहीं करेगा? एक तो अंतरिक्ष में नहीं कर सकता,
और कहाँ नहीं कर सकता? समुद्र में नहीं कर सकता, समुद्र में परीक्षण नहीं कर सकता, और एक हवा में भी परीक्षण नहीं किया जाएगा। यानी हवा, समुद्र और ऊपर अंतरिक्ष में परीक्षण करने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये परीक्षण संधि होती है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कुछ क्षेत्रों पे टेस्ट नहीं करना, कुछ क्षेत्रों में परमाणु परीक्षण नहीं करने का ये प्रतिबंध लगा दिया। इसमें इस संधि के ऊपर भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम प्रधानमंत्री, क्योंकि 64 तक रहे, तो उन्होंने भी इस पर साइन किए हुए हैं। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी यानी कुछ क्षेत्रों में परमाणु परीक्षण करने पर प्रतिबंध है। उसके बाद में 1968 में एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि, इस संधि के तहत जो पावरफुल 5 देश थे, परमाणु शक्ति संपन्न 5 देश, क्योंकि 1964 में ये चाइना में ने भी परीक्षण कर लिया था। जो 5 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं कौन से? ब्रिटेन है, यूएसए है, यूएसएसआर है, और फ्रांस है, और चीन। इन देशों को ये इनके बीच में समझौता हुआ कि कोई भी ये 5 देश किसी भी दूसरे देश को अपनी तकनीकी नहीं देंगे, हथियार बनाने की जो तकनीकी है वो किसी दूसरे देश को उपलब्ध नहीं करवाएंगे, यानी अपने जो परमाणु परीक्षण वाला सिस्टम है इसका ज़्यादा प्रसार नहीं करेंगे। ये होती है 1968 के अंतर्गत परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी जिसको बोलते हैं। इसके ऊपर भारत ने साइन नहीं किए थे। इस प्रकार से दूसरी संधि होती है। देतांत के टाइम किए हैं ये संधि सारी, क्योंकि जब बातचीत होती है तभी हथियारों को कम ज़्यादा करने की बातें आती हैं, कम करने की, वरना तो ज़्यादा ही ज़्यादा करने की। जब युद्ध की तैयारी होती है तब तो हथियार बढ़ाने की बातें होती हैं। अब 1962 से लेकर 79 तक जो समय आया है इसमें हथियारों को कम करने की चर्चाएं हो रही हैं। अगली बात क्या है? साल्ट फेस्ट, और ये होती है 1972 में। इसके तहत ये स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स, यानी ये जो सामरिक हथियार हैं उनको सीमा निश्चित करने की वार्ताएं हैं। ये साल्ट फर्स्ट है, उसके बाद में साल्ट सेकंड है। ये होती है 1979 में। ये तो सफल होती है, लेकिन ये असफल हो जाती है। क्यों? क्योंकि 1979 के अंतर्गत ये यूएसएसआर के द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप शुरू कर दिया जाता है। इसकी वजह से ये सफल नहीं होती है। अगला, इसके अंतर्गत एक अगले संधि है साल्ट। साल्ट हो गया स्टार्ट है। स्टार्ट फर्स्ट है और स्टार्ट सेकंड है, 2 हैं, स्टार्ट फर्स्ट और स्टार्ट सेकंड। स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, ये तो है लिमिटेशन ट्रीटी, टॉक्स हैं, लिमिटेशन टॉक्स हैं, यानी बातचीत है इनमें तो, और इसमें ट्रीटी होती है, संधि होती है। क्या होती है? संधि होती है। स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, यानी रिडक्शन का मतलब हथियारों को कम करना। परमाणु हथियार जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स बना रखे हैं उनको कम करने की बातें हो रही हैं, और ये होती है 1991 में, और ये 1993 में जाके होती है। ये 1993 में यूएसएसआर का विघटन हो गया था, तो ये रूस के जो राष्ट्रपति हैं येल्त्सिन और इनके बीच में होती है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में चलती है। अब इसमें थोड़ा और रह गया है अभी, क्योंकि हमने यहाँ तक कर लिया है। 1979 के बाद में कुछ घटनाएं और रह गई हैं, क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, अगली क्लास में ये सारी घटनाएं
समाहित कर दी जाएंगी। आप जब वीडियो को देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। ये कोई सीटीयू जल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कोई हथियार का बटन है, रेड बटन आता है उसके ऊपर आप क्लिक करके जो घंटी का निशान आता है उस पर भी कर लिया करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।